नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। तहे दिल के साथ में स्वागत करते हैं सभी का दोबारा वापस आप लोगों का। और कईयों के एग्जाम हो गए होंगे तो दुआ करते हैं काफ़ी अच्छे एग्जाम गए होंगे, और जिनके एग्जाम आज या आने वाले कल या परसों में अगर हैं तो उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरह से एग्ज़ाम देना केमिस्ट्री का। और जितने अच्छे एग्ज़ाम अगर आप लोगों के हो रहे हैं तो इतने ही अच्छे एग्ज़ाम एनुअल के भी हों हमारे, इसलिए हम लोगों को लगातार तैयारी करते रहना है, पढ़ते रहना है हम लोगों को, है ना। और इधर उधर के बहकावे में किसी के नहीं आना, बस हम लोगों को तसल्ली के साथ में जिस मटेरियल के साथ में हम लोग रेगुलर चलते जा रहे हैं पढ़ते हुए, तो वैसे ही आप लोगों ने डिस्कस करते रहना है पढ़ते हुए। तो आइएगा शुरुआत करते हैं आज अपने वापस जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था उसके आगे हम लोग दोबारा वापस प्रारंभ करते हैं। जी हाँ, सभी को वेरी गुड इवनिंग है मेरी तरफ से, और सभी का खुशामदीद करते हैं, दोबारा मोस्ट वेलकम करते हैं आप लोगों के इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो जिनके एग्जाम हो रहे तो काफी अच्छी बात है बेटा जी, है ना। और जिनके एग्जाम आने वाले हैं तो जो मैंने मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताए हुए थे, तो हाँ कल की क्लास लगी नहीं थी तो क्षमा चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत जो है थोड़ा, अब आपको भी पता है इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज होता रहता है, तो थोड़ा तबीयत पानी का भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है ना। और तो आशा तो ये करता हूं कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए उनमें से जितने भी आपके आए तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। और जिनका एग्ज़ाम आगे आने वाला है तो उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी बड़े तरीके से तैयारी करना बेटा जी। तो जो मोस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बताए उसमें से थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को थोड़ा विशेष फोकस करना उस पर। ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ें पढ़नी नहीं है, बाकी चीज़ें भी आप लोगों को पढ़नी है, लेकिन उनको थोड़ा विशेष पढ़ना आप लोग, ठीक है जी। चलिए आइएगा शुरुआत करते हैं अपने, ज़्यादा टाइम इंतजार ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे अपने। तो पिछली क्लास में बेटा जी आप लोगों ने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, हाँ डेफिनेशंस पढ़ी थी पिछली क्लासेस में। तो जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर के बाद में हमने एटॉमिक मास भी डिस्कस कर लिया था। एंड आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। और लास्ट में हमने पढ़ लिया था आइसोबार, जिनका आइसोबार मतलब एटॉमिक मास बराबर होता है। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया था आपका ना, हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया था, मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो बराबर हो। तो चलिए इसके आगे चलते हैं, अपने प्रारंभ करते हैं बेटा जी, इसके आगे शुरुआत करेंगे हम लोग। तो आज की क्लास भी काफी अहम रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो आइएगा प्रारंभ करते हैं अपने आज की क्लास को, शुरुआत करते हैं खुशी के साथ में। आइएगा, तो आज बेटा जी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं अपने, फिर अपने इसके आगे चलते हैं। वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, वैसे है तो नहीं, लेकिन फिर भी देख लो बेटा आप ना, हाँ आ जाओ। अब पढ़ लेते हैं आइसो न्यूट्रॉन, है ना। आइसो न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉनिक, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक वैसे आइसो न्यूट्रॉनिक एलिमेंट्स, सम न्यूट्रॉनिक तत्व क्या होते हैं। बिल्कुल सिंपल है। इससे पहले वाले वीडियो में तुमने देखा होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हो। सो दोस टाइप ऑफ द एलिमेंट्स कहूं, आयन कहूं, एटम्स कहूं, कुछ भी कहूं, कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सिमिलर हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा जी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। But today we discuss about the isoneutron. So what do you think about the isoneutron in which the total number of the neutron is similar? If the total number of the neutron is similar, then that's atom ions are known as isoneutronic elements. Just for example, अगर अपने एग्जांपल लें, यानी कि मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बेटा जी, the elements बोले तो एटम हो सकता है, आयंस, है ना, ध्यान रखिएगा, which have same number of neutrons, that's called isoneutron
न्यूट्रॉनिक एलिमेंट, यानी जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो बेटा जी, बराबर हो, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स बोलेंगे। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने लेना चाहूं तो देखिए जरा सामने, अपने बात करते हैं बेटा जी सोडियम की बात करते हैं, सोडियम, है ना बेटा। सोडियम तुम्हें पता है सोडियम कितने नंबर पे आता है, सोडियम आता है हमारा 11 नंबर पे, आता कि नहीं आता। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, है ना, कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, अगर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन होंगे कि नहीं होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होते हैं, तुम्हें पता है। बस शर्त यह है कि यहां पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज आ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी हो जाएगी, है ना। अच्छा, इसमें न्यूट्रॉनों की अगर अपने बात करें तो बेटा जिसमें न्यूट्रॉन होते हैं 12, कितने होते हैं 12। अच्छा, इसका एटॉमिक मास निकालूं तो तुम्हें पता है P प्लस N, इट्स मीन 11 प्लस 12 बराबर कितना 23, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 23। And now we're just taking about the second example in which we discuss about the magnesium. आप जानते हो मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, इट्स मीन द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नीशियम इज आल्सो 12 एंड प्रोटॉन इज आल्सो 12। एंड इफ वी डिस्कस अबाउट द टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की बात करो बेटा, जिसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन आल्सो 12, न्यूट्रॉन भी 12 है। एंड इफ वी जस्ट डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मास ऑफ द मैग्नीशियम, देन यू नो दैट P प्लस N, P बोले तो 12 है, N बोले तो 12, देन द एटॉमिक मास ऑफ द मैग्नीशियम इज 24। देखिए इन दोनों को देखो आप गौर से, है ना। आपको इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं 12, एंड इन द मैग्नीशियम टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज आल्सो 12। So I think these type of the elements in which the total number of the neutron is similar, total number of neutron क्या दिखाई दे रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों को, सोडियम और मैग्नीशियम, इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, जरा बताइए हमें यार। हाँ, तो इसी प्रकार अगर एक एग्जांपल और लेना चाहो, वैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप लोग ले सकते हो यार, जितने भी एग्जांपल लो। If we discuss about the second example, we talking about the phosphorus and sulfur. You know that phosphorus atomic number 15 and 16 atomic number of the sulfur atom. तुम्हें पता है ये 15 नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब number of electron is 15 and the total number of the proton is also 15. And if we talking about the sulfur, in this type of the element total number of electron is 16 and total number of the proton is also 16. है या नहीं है। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करो बात, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं बेटा जी इतने, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं इतने ही, इसलिए तुम लोग इसका एटॉमिक मास निकालो तो बेटा जी इसका एटॉमिक मास कितना आएगा, P प्लस N, इट्स मीन 31, और इसका P प्लस N निकाले बेटा जी 16 प्लस 16, इट्स मीन द एटॉमिक मास ऑफ द सल्फर इज 32। दिख क्या रहा है आपको बेटा, हाँ दिखाई दे रहा है कि इन दोनों की संख्या इक्वल दिख रही है कि नहीं दिख रही है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है। सो ऐसे एटम, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। सो दोस टाइप ऑफ द एटम्स और आयंस इन विच द टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इज सिमिलर, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो बेटा जी, सेम हो, इक्वल हो, है ना, उन एलिमेंट्स को आप किस नाम से जानते हो, उन एलिमेंट्स को नाम से जानते हैं अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी न्यूट्रॉनिक। जनरली ध्यान रखना यहां पे आयंस तो आते नहीं है, पहली बात तो, है ना, क्योंकि जब आयंस आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम लोग सीधा ही कह सकते हैं दोस टाइप ऑफ द एटम्स इन विच द टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इज सिमिलर, दैट्स नोन एज द आइसोन्यूट्रॉनिक एलिमेंट्स, है ना। अगर चार्ज अगर आ जाएगा तो बेटा जी इलेक्ट्रॉनों पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहां पे आयन नाम लिखने की अपने को ज्यादा जरूरत है नहीं, तो हम लोग सीधे कहेंगे दोस टाइप ऑफ द एटम्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो, उसको हम ये कहते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस थी हम लोग ने डिस्कस की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोभार क्या होता है, आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मास। ये तमाम बातें हम लोगों ने वन बाय वन करके क्या कर ली, डिस्कस कर ली। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए नाउ वी डिस्कस, आगे चलते हैं अपने, अब अपने आगे बात करते हैं बेटा जी। मैंने आपको परमाणु मॉडल बता दिया था क्या थॉमसन का,
थॉमसन का परमाणु मॉडल आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया नहीं लगता ना। हाँ चलिए आइएगा। वैसे अपने रदरफोर्ड को बीच में स्टार्ट कर दिया था, रदरफोर्ड बाद में आता। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने परमाणु मॉडल स्टार्ट कर लेते हैं, फिर अपने रदरफोर्ड के ऊपर वापस लोड करके आएंगे। तो पहले आप लोग ऐसे कर लेते हैं, अपने पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ लेते हैं ना, फिर अपने पढ़ के आएंगे वापस थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद में रदरफोर्ड पे लोड के आएंगे। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक। बेटा जी हेडिंग डालिए, सेकंड नंबर चैप्टर का हमारा ये अगला टॉपिक है। क्या नाम है? प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ थॉमसन। थॉमसन का परमाणु या प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर है बात? प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग भी बोल देते हैं इसको, है ना। ये भी बोल दो आप, मॉडल ऑफ थॉमसन। वाटरमेलन मॉडल भी बोल दो आप। वाटरमेलन मॉडल ऑफ थॉमसन, है ना। वाटरमेलन का मतलब है तरबूज मॉडल, थॉमसन का तरबूज मॉडल या तरबूज सिद्धांत। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपने। हाँ ये थॉमसन कौन सा? थॉमसन वही जे थॉमसन, नाम सुना होगा आपने, जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, याद है ना। हाँ तो क्या कहते हैं बेटा ये थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल? क्या कहता है, क्या कहता है थॉमसन का प्लम पुडिंग? हाँ देखो आपको एक बात बताऊं क्या मैं, जैसे आपने कभी वाटरमेलन खाया क्या, तरबूज खाया क्या आपने? हाँ जैसे ये तरबूज, आपने तरबूज बनाते हैं, ये लो ये तरबूज बना देते हैं अपने ना, ये लो इसके ऊपर पार्ट होता है कैसा, ग्रीन होता है कि नहीं होता, है ना। ये लो अपने, सॉरी चलो पहले अपने डार्क से बनाते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो इतना पार्ट इसको काटेंगे अपने, ठीक है। ग्रीन कलर का होता है तरबूज, पता है आपको, बाहर से, अरे अंदर से नहीं, बाहर से, है ना। कुछ ऐसा बनाते हैं अपने, ये लो थोड़ा और बनाते हैं बड़ा अपने। ये हम लोग बना रहे हैं बेटा जी, क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं तरबूज। अरे खाना नहीं है अपने को बनाना है एक बार, है ना। तो थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में, अच्छा इसको एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन भी कहते हैं, ध्यान रखना। थॉमसन का परमाणु मॉडल ये भी बोल सकते हो आप, या प्लम पुडिंग मॉडल, है ना। कुछ भी नाम से आप लोगों को दे देगा, लेकिन पीछे जरूर नाम लिखा हुआ मिलेगा कि थॉमसन का बताएं, तो बढ़िया थॉमसन का बताओ, क्योंकि डाल्टन ने भी तो दिया था, याद होगा आपको ना, डाल्टन ने भी दिया था। ये लो डाल्टन ने भी दिया था, आपको पता होगा शायद तक में भी। ये लो बेटा जी। अच्छा यहाँ पे अपने अपने जानते हैं इसके अंदर वाला पार्ट बिल्कुल रेड होता है, अंदर से रेड कलर का निकलता कि नहीं निकलता? अरे बेटा जी बताओ तो सही। हाँ ये लो ये अंदर है बेटा, ये काट दिया मैंने ना, ऐसे ऐसे काटा हुआ पार्ट है ये थोड़ा, ये लो ऊपर से वाला छिलका छोड़, ये लो ऐसे। अच्छा तुम्हें पता है यहाँ पे क्या पता है, बनाने की कोशिश करते हैं अपने, 2D में मिल जाएंगे क्या? 2D में लगभग हाँ ऐसे ही होते हैं। देखो तुम्हें पता है यहाँ पे क्या दिखते हैं अपने को, बीज होते हैं ऐसे,
धसे होते हैं ब्लैक कलर के, ऐसे धसे होते नहीं धसे होते, है ना। हाँ ये सीड्स दिख रहे हैं ये हमारे। तो देखो क्या है, ये आउटर पार्ट है हमारा ना, आउटर पार्ट है, बाहर वाला भाग है, और ये सीड्स हैं, बीज, है ना, तरबूज है ये। तो थॉमसन ने क्या बोला, थॉमसन ने क्या बोला, ऐसे होता तो है ना, हाँ ये लो ऐसे बना दिया मैंने तरबूज, ठीक है ना। ये डिजाइन बनाई, डिजाइन नहीं बेटा, ये डिजाइन सी ऐसे ऐसे डिजाइन से, कलाकारी में चल रही है ना। तो थॉमसन ने क्या बोला बेटा, थॉमसन ने बोला कि भैया वाटरमेलन को देखो आप, ठीक है, वाटरमेलन को देख लिया हमने। तो वाटरमेलन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है आउटर पार्ट, बाहर वाला भाग, और एक होता है इंटरनल पार्ट जिसमें बीज पाए जाते हैं, सीड्स पाए जाते हैं। तो थॉमसन ने अपने मॉडल की जो तुलना की थी, उसको जो कंपेयर किया था, जस्ट वो वाटरमेलन से किया था, इस तरबूज से किया था उसने। अब उसने क्या बताया, उसने बोला कि भैया जिस प्रकार तरबूज के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो आउटर पार्ट होता है, एक अंदर वाला पार्ट होता है ना, लाल कलर वाला, देखो रेड कलर वाला दिखाई दे रहा है। तो उस रेड कलर वाले पार्ट में क्या पाए जाते हैं, सीड्स पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एटम की स्ट्रक्चर भी होती है, सेम उसकी तरह किसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा जी, एटम की स्ट्रक्चर भी होती है। अब एटम की स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं अपने, ये लीजिए एटम की स्ट्रक्चर भी होती है जस्ट ऐसे, ये लो, अब एटम की स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने। ठीक उसी प्रकार एटम की स्ट्रक्चर भी होती है बेटा, हाँ एटम की स्ट्रक्चर भी होती है जस्ट उसकी प्रकार, किसकी तरह, वाटरमेलन की तरह, जस्ट सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, वाटरमेलन की तरह स्ट्रक्चर होती है इसकी। इसके 2 पार्ट होते हैं, उसके भी 2 पार्ट होते हैं, थॉमसन कह रहा है ये। तो थॉमसन ने ये क्या कहा कि जिस प्रकार वाटरमेलन के 2 पार्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार एटम के भी 2 पार्ट होते हैं। अब ये हमारा एटम है बेटा जी, है ना, परमाणु। और उसने कहा कि जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज धसे होते हैं, है ना, बीज धसे होते हैं कि नहीं धसे होते हैं, बिल्कुल धसे होते हैं बीज। ठीक उसी प्रकार एटम भी होता है, ये एटम की स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वाटरमेलन की तरह होती है, हाँ। लेकिन उसने कहा, क्या कहा कि एटम के ज्यादातर जो पार्ट होता है बेटा जी, है ना, वो पॉजिटिव पार्ट होता है ना। एटम का ज्यादातर पार्ट कैसा होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है ज्यादातर एटम, ऐसे। The excess part of the atom is positive, according to the Thomson. Thomson के अनुसार एटम का ज्यादातर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये मैं नहीं कही, थॉमसन कह रहा हूं। और जिस प्रकार जैसे वाटरमेलन का देखो आउटर पार्ट जो है वो काफी ज्यादा कैसा है, ग्रीन कलर का, देखो वैसे पॉजिटिव पार्ट एटम का ज्यादा होता है। एंड जिस प्रकार सीड्स, बीज उसमें धसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार बेटा जी इसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं ऐसे, हाँ इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, ये इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भी धसे रहते हैं। इसी मॉडल को हमने नाम दिया है थॉमसन का परमाणु मॉडल। दोबारा फिर सुनो, तो थॉमसन क्या कह रहा है, थॉमसन कह रहा है कि भाई साहब प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो जैसे प्लम पुडिंग 2 शब्दों से मिलकर बना कि नहीं बना, है ना, प्लम अलग है, पुडिंग अलग है ना। तो इसमें जो प्लम का मतलब जो होता है वो होता है बेटा जी पॉजिटिव से, और जो पुडिंग का मतलब होता है वो होता है नेगेटिव पार्टिकल से।
तो जिस प्रकार एटम के ज्यादातर तरबूज का ज्यादातर पार्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक उसी प्रकार एटम का ज्यादातर पार्ट जो होता है वो बेटा जी किसकी तरह होता है, वो हमारा पॉजिटिव पार्टिकल की तरह होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू द थॉमसन। और जिस प्रकार उसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में कौन धसा रहता है, इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, इसलिए एटम ने अपने थॉमसन ने परमाणु की जो कंपेयरिंग की है वो किसके साथ की है, वाटरमेलन के साथ में की है। इसलिए इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं, है कि नहीं है, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। इसमें प्लम का मतलब होता है पॉजिटिव पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज, और पुडिंग का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों से है ना। मतलब एटम के दो पार्ट होते हैं, प्लम पार्ट और पुडिंग पार्ट, रेजिन पार्ट और पुडिंग पार्ट। तो जिस प्रकार उसका ज्यादातर पार्ट ग्रीन होता है वैसे इसका ज्यादातर पार्ट हमारा पॉजिटिव चार्जेबल वाला होता है। जिस प्रकार उसमें बीज धसे हुए रहते हैं ठीक उसी प्रकार इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, है ना। तो इस मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल थ्योरेटिकल ये लिखना है आपको कि जिस प्रकार तरबूज के दो पार्ट होते हैं ठीक उसी प्रकार इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसका ग्रीन कलर पार्ट होता है, रेड कलर पार्ट होता है जिसमें बीज धसे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार इसका पॉजिटिव पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है, और नेगेटिव पार्टिकल्स बोले तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बीज की तरह क्या होते हैं, अंदर धसे हुए रहते हैं। इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, परमाणु का थॉमसन का परमाणु मॉडल। लेकिन अफसोस ये हुआ कि थॉमसन ने इतनी बातें तो बोल दी, क्या ये एक्चुअल में ये बिल्कुल सही है क्या, ऐसे धसे रहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं रहता। एक्चुअल की अपनी बात आगे बताएंगे कि एक्चुअल में एटम की स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहती है ना, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। हालांकि इसको बताने से बाद में रदरफोर्ड आया था, रदरफोर्ड मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, है ना। तो थॉमसन के बाद में रदरफोर्ड आएगा, लेकिन अपने रदरफोर्ड को पहले पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार होता है क्या ये एक्चुअल में, ऐसा नहीं होता। रदरफोर्ड ने इसको बिल्कुल गलत ठहरा दिया था कि भाई ऐसा तो गलत कर रहा है, ऐसा तो गलत बता रहा है तुम, है ना। तो उसने बोला था कि भाई पॉजिटिव पार्टिकल जो होता है वो एक जगह पर फिक्स रहता है, पता होगा आप लोगों को। तो थॉमसन ने ये तो बात बोल दी, लेकिन इसके पीछे बहुत कमियां थी। अब थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियां थी बेटा जी, वो देखिए आप लोग। लिमिट्स की अगर अपने बात करें, इसके लिमिट्स ऑफ एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। थॉमसन के परमाणु मॉडल की अगर अपने कमियों की बात करें बेटा जी, तो उन कमियों में कौन कौन सी कमी है, दो तीन कमियां हैं हमारी। उसमें सबसे पहली कमी आती है नंबर एक क्या है, नंबर एक ये है बेटा जी कि वी कांट explain hydrogen spectra according to this model। यानी कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं बता सकते। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, चिंता मत करो, मैं बताऊंगा आप लोगों को, डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। मतलब आगे वाली 4-5 क्लासेस हमारी काफी अहम इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, जहां पे हम लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नो डाउट बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में भी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, है ना, आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो इसके अकॉर्डिंग बेटे जी अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस परमाणु मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाया नहीं जा सकता। पहली बात, वी कांट एक्सप्लेन अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय दिस थ्योरी। अच्छा, इसके अलावा इसने बोल दिया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धसे रहते हैं बीज की तरह। क्या इलेक्ट्रॉन का परमानेंट कोई प्लेस बताया क्या?
कि इलेक्ट्रॉन का परमानेंट प्लेस यहाँ पे, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। वी कांट एक्सप्लेन अकॉर्डिंग दिस थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग ये भी नहीं बता सकते अपने। तो ये लिखना चाहो तो लिख सकते हैं बेटा जी, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन व धनात्मक आवेश का स्थान का सही निर्धारण या कक्ष की व्याख्या नहीं कर सकते। ये नहीं बता सकते अपने कि इलेक्ट्रॉन कहां घूमेंगे, कौन सी कक्षा में घूमेंगे। जो धनात्मक आवेश है उसका पोजीशन कहां पे रहेगी, कहां पे रहेगा धनात्मक आवेश। उसने तो बोल दिया कि वजह से बिखरा हुआ रहेगा, सभी जगह पाया जाता है। बताया था कि नहीं बताया? देखो यार, सभी जगह पाया जाता है, बिखरा हुआ रहता है, नहीं एक जगह इकट्ठा रहता है। ये आगे बताएगा, थॉमसन बताएगा, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आएगा, वो बताएगा। लेकिन ये कुछ कमियां हैं जो बेटा जी हम लोगों के थॉमसन के परमाणु मॉडल में हम लोगों ने पहले डिस्कस करनी थी, है ना, जो हम लोगों ने आज डिस्कस कर ली है। तो थॉमसन ने क्या बात बोली है? थॉमसन ने बात बोली कि भाई जिस प्रकार से वाटरमेलन होता है, तरबूज होता है, बस ठीक उसी प्रकार एटम की स्ट्रक्चर होती है ना। जिस प्रकार उसके दो पार्ट होते हैं वैसे एटम के भी दो पार्ट होते हैं। उसका ग्रीन पार्ट होता है और रेड पार्ट होता है। रेड पार्ट के अंदर बीज धसे हुए रहते हैं। ठीक उसी प्रकार उसमें भी एटम होता है। एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सब जगह बिखरा, सब जगह रहता है, ऑल प्लेस, सब जगह बिखरा हुआ रहता है। और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। जैसे बीज धसे रहते हैं वैसे उसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। लेकिन हम लोग उस थॉमसन परमाणु मॉडल के अनुसार हम लोग ये नहीं बता सकते हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। चिंता मत करो, बताऊंगा। वी कांट एक्सप्लेन एंड आल्सो वी कांट एक्सप्लेन अबाउट द करेक्ट पोजीशन, आई एम सॉरी, करेक्ट पोजीशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड आल्सो द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में भी नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहां पे रोटेशन करता रहेगा और पॉजिटिव चार्ज एक्यूरेट कहां पे पाया जाता है। हम थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो उसके बाद में थॉमसन की इस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए कौन आया था? रदरफोर्ड आया था। आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल आया था। अब रदरफोर्ड क्या कहता है? रदरफोर्ड क्या कहता है? तो रदरफोर्ड के बारे में मैंने बेटा जी आप लोगों को पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अल्फा रेज उसने की जा रही थी इस गोल्ड फॉइल पे, है ना, और यूं करके उसने बेटा जी कुछ रिजल्ट निकाले थे इस प्रकार से। ज्यादातर किरणें सीधी निकल जाती हैं, कुछ इधर चली जाती हैं, एक किरण वापस लौट करके आ जाती है ना। और इसने कुछ परिणाम निकाले कि भैया ज्यादातर एटम का पार्ट क्या होता है? वैकेंट होता है, खोखला होता है, इसलिए किरणें सारी ज्यादातर सीधी निकल जाती हैं। और कुछ किरणें अपने पथ से भटक गई थी। क्यों भटक गई थी? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पाया जाता तुम लोगों को पता ही है, इसलिए कुछ रास्ते से अपने भटक गई। और उनमें से कुछ एक किरण ऐसी थी जो वापस लौट करके आ गई थी। वापस लौट के क्यों आई? क्योंकि आगे कोई सॉलिड चीज थी। तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने किसके बारे में भी पढ़ ली थी? रदरफोर्ड के बारे में हमने डिस्कस कर ली थी। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद में तुम लोगों को मुझे लगता है ये बात पता चल गई थी कि थॉमसन रदरफोर्ड ने किसको डिस्कवर किया। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कर दी थी। क्लियर है बात? बिल्कुल। लेकिन अफसोस की बात, रदरफोर्ड के ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था बेटा जी, है ना, रदरफोर्ड, ये तो मैंने एक सिंपल सी बात बता दी थी। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट होने के बाद में रदरफोर्ड ने कुछ रिजल्ट्स भी निकाले और वो रिजल्ट तुम लोगों को मैंने 3-4 रिजल्ट लिखवा दिए थे कि ज्यादातर एटम का पार्ट खोखला होता है इसलिए सीधी चली जाती हैं, कुछ पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए कुछ किरणें भटक जाती हैं, और कुछ किरण टकराने के बाद वापस लौट करके आ गई थी ओनली फॉर एक किरण, क्योंकि आगे कुछ भाग ठोस था। उस ठोस भाग को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस, नाभिक नाम दिया था। तो यहां तक रदरफोर्ड अपनी बातों को बताने के पश्चात शांत हो गए, मतलब साइलेंट हो गए, चुप हो गए। उसके बाद में वो आगे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया, आगे कुछ बातों को बता नहीं पाया। अब रदरफोर्ड की कमियां भी कुछ रहेगी। रदरफोर्ड की कमियां नहीं, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की कमियां। तो हम लोग अगला टॉपिक ये लिखेंगे बेटा जी, फिर अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने। सो आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के प्रयोग की कमी या कमियां, जो भी लिखना चाहो, लिमिट्स, है ना, या सीमाएं।
क्या क्या इसका सीमाएं हैं, ड्रॉबैक्स या लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड की क्या क्या कमियां थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की, बस वही कमियां लिखेंगे अपने, फिर अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे। पहली कमी यह है कि भाई साहब इसके अनुसार भी अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं बता सकते। जी हाँ, ये होता क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, दिल थाम के बैठे रहो, मैं बताऊंगा आपको बेटा जी, है ना। वी कांट एक्सप्लेन अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अपने नहीं बता सकते इसके अनुसार कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। रदरफोर्ड के प्रयोग के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। पहली बात लिख ली क्या, ये लिख दूं हिंदी वालों, ये लो, रदरफोर्ड के प्रयोग द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। क्लियर है बात। अगली बात क्या नहीं बता सकते, वी कांट explain about the nature of electromagnetic waves। मतलब जो तरंगे हैं, कौन सी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति का अध्ययन या व्याख्या भी नहीं कर सकते। मतलब जो तरंग है, वेव्स, है ना, उनका नेचर कैसा होता है। जैसे मैं आप लोगों को अगर बताना चाहूं, मान लो बेटा जी, ये मान लो कोई सोर्स है ना, मान लो ये बल्ब लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये लो बल्ब। अब बल्ब से तुम लोगों को पता है कि यहां से लाइट निकलेगी, लाइट आएगी, है ना, आएगी कि नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये लाइट जो है वो ऐसे आ रही है, लाइट ऐसे आ रही है, रेज के रूप में आ रही है क्या, किरणों के रूप में आ रही है क्या, हाँ, या फिर ऐसे आ रही है, या फिर ऐसे आ रही है। कैसे आ रही है बताओ, कि वेव्स के रूप में आ रही है, तरंगों के रूप में आ रही है, कि या फिर इससे लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे 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 पार्टिकल्स के रूप में आ रही है क्या, हाँ, कणों के रूप में आ रही है क्या लाइट। अरे जो बल्ब आपके पास में लगा हुआ, उस बल्ब से जो लाइट आ रही है अपने पास में, अब वो लाइट किसके रूप, ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे आ रही है, कणों के रूप में आ रही है, के ऐसे आ रही है। बड़े बड़े पैकेट आ रहे हैं कि देखो ये पैकेट आया, ऐसे 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 बड़े बड़े पैकेट आ रहे हैं, हाँ, यहाँ ये पहली लाइट का पैकेट आ गया, ये दूसरी लाइट का पैकेट आ गया, तीसरा लाइट का पैकेट आ गया, ऐसे। अब लाइट कैसे आ रही है, लाइट का नेचर क्या है, कि ये ऐसे बिग पार्टिकल, है ना, बिग पार्टिकल, बड़े बड़े पैकेट्स, बिग पार्टिकल पैकेट्स,
पैकेट्स के रूप में आ रही है। किसी ने पैकेट्स को बेटा जी फोटोन नाम दिया था, है ना, क्या नाम दिया था, किसी ने इसको फोटोन कहा था, बताएंगे आपको। अब दोस्तों ये बताओ कि इस बल्ब से जो लाइट आ रही है बेटा वो इसके रूप में आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे आ रही है, किसके रूप में आ रही है, पता नहीं अपने को। हाँ, तो बेटा जी वही बात है, हम लोग बताएंगे यहाँ पे कि रदरफोर्ड के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगों का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आखिर का नेचर कैसा होता है, हम लोग रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, ये कमियां हैं, किसकी कमियां, ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की कमियां हैं बेटा। हाँ, ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए ही, इन कमियों को दूर करने के लिए अब हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो काफी अहम भूमिका आप लोगों के लिए निभाएगा, जहां पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आने के चांसेस है बेटा जी, है ना। तो आइएगा, इन कमियों को दूर करने के लिए हमारा एक साइंटिस्ट नया जिसका नाम है मैक्सवेल। हाँ देखो, इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे आपके, है ना। तो आइएगा बात करते हैं अपने अब नए टॉपिक के बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है ना। इधर तक बिंदी है जो है ना, इधर लगेगी ना, तरंगें बोले तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताने के लिए कौन आया था, हमारे साइंटिस्ट आया था मैक्सवेल। हाँ, मैक्सवेल साइंटिस्ट आए थे, है ना। हाँ, वेल वेल, ऑल इज वेल, है ना। हाँ, इस मैक्सवेल साइंटिस्ट के द्वारा, इस मैक्सवेल हमारे प्यारे साथी जो हैं, इनके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कुछ बातें बताई गई थी, है ना। और कुछ हेल्प की इसने काफी बहुत ज्यादा, है ना, कई चीजें एक्सप्लेन करने को इसने काफी चीजें बताई थी। तो उन चीजों को अपने वन बाय वन करके, एक एक करके अपने को समझनी है। तो कुछ डेफिनेशंस भी हैं, उन डेफिनेशंस के बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे बेटा जी, है ना। तो आइएगा बात करते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। तो करें शुरुआत, आ जाओ। तो बेटा जी जो मैक्सवेल था, है ना, उस मैक्सवेल ने क्या कहा, उस मैक्सवेल ने कहा कि भाई साहब किसी सोर्स से आने वाली जो लाइट है वो हम लोगों को एज ए तरंगों के रूप में मिलती है, तरंगों के रूप में। हाँ, जस्ट लाइक दिस, तरंगों के रूप में मिलती है, कुछ इस टाइप से तरंगों के रूप में मिलती है हम लोगों को, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, कि जो लाइट हम लोगों के पास में आ रही है वो हम लोगों को, लाइट जो हम लोगों को ऑब्जर्व हो रही है, आई एम सो सॉरी, ऑब्जर्व तो कर ही नहीं सकते अपने, देख तो सकते नहीं लाइट को ना। हाँ, तो वो जो लाइट हमारे पास में आ रही है, तो उस लाइट की किरणों को जो अपने ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो उसने उस आने वाली लाइट की किरणों को तरंगों के रूप में बताया, तरंगों के रूप में, जैसे कुछ ऐसा कि जो लाइट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट है वो एज ए वेव्स के रूप में मूव करती है, तरंगों के रूप में मूव मतलब गति करती है ना, इस प्रकार से। अब उसने फिर आगे कुछ बातें बताई, क्या बातें बताई, है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे अपने। मैक्सवेल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, मैक्सवेल के अनुसार मैक्सवेल के अनुसार, है ना, प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय प्रकाश विकिरण लिख करके अपने सीधे लिख लो यहां पे, विकिरणें, है ना,
हाँ, विकिरणें। अब विकिरणें कोई सी भी हो सकती हैं। जैसे आपने किसी लोहे को गर्म करो, आप जब लोहे को गर्म कर दोगे ना, तो लोहे को गर्म करने के बाद आप उसके पास में हाथ लेके जाके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो काफी ज्यादा गरम गरम एहसास होगा। इसका मतलब वहां से भी कुछ विकिरण निकल रही है, उसमें विकिरणें, है ना, हॉट वेव्स निकल रही हैं, गर्म की तरंगें निकल रही हैं जो हमारे हाथ को भी थोड़ा गर्म कर रही हैं। तो विकिरण कुछ भी हो सकती है, लाइट वाली विकिरणें भी हो सकती हैं, उष्मा से निकलने वाली विकिरणें भी हो सकती हैं बेटा जी। तो मैक्सवेल के अनुसार विकिरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करती हैं? के रूप में गति करती है। कौन कह रहा है? ये मैक्सवेल कह रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है, जस्ट लाइक दिस, इस प्रकार से। ठीक है जी। बनाना चाहूं तो ये लीजिए, इसे बनाते हैं अपने, ये लो, है ना। अच्छा, दिख रहा है क्या? ये लाइनें सीधी नहीं बनाई मैंने, हाँ ऐसे, मतलब ये थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आप लोगों को बेटा जी इस प्रकार से दिख रहा है। ये ऐसे ऐसे चल रही हैं, ऐसे। क्लियर है बात? हाँ, चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। इस प्रकार से गति करती हैं ये। कौन कह रहा है? ये थॉमसन नहीं कह रहा है, ये कह रहा है हमारा मैक्सवेल भाई साहब कह रहा है। दूसरी बात ये कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रभावित होती हैं, इफेक्टेड होती हैं। किससे इफेक्टेड होती हैं? विद्युत के द्वारा भी और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा भी, दोनों के द्वारा प्रभावित होती है बेटा जी। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होती है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होती है। ये बातें बताइए, कौन कौन बता रही है? मैक्सवेल बात बता रहा है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर प्रश्न ये आ जाए ना कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता बताओ, विशेषता, तो ये विशेषता चल रही है आप लोगों की, मैं लिख देता हूं यहां पे बेटा जी, है ना। ये विशेषता ही चल रही है। कल को प्रश्न आ जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं लिखिए, तो ये विशेषता लिख सकते हो आप। मैक्सवेल के अनुसार विकिरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती हैं। पॉइंट नंबर पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये लिख सकते हो कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, है ना, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। अब कैसे होती हैं बताऊंगा भी आप लोगों को। अगली विशेषता ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? नंबर तीसरी। अच्छा, कई बार तुमने देखा होगा, हाँ, क्या देखा होगा? जैसे मान लो ये कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे ना, आदमी खड़ा है, ये क्लियर है। ये आदमी यहां से मुंडी हटा दी इसकी, ये लो, ये देख रहा है, ये लो, ये इस तरफ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है ये। और यहां से लगभग बेटा जी 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर किसी ने बम फोड़ा, बम, है ना, पता तुम लोगों ये बम फोड़ा, और ये शू करता ऊपर जाकर के यहां पे ब्लास्ट हुआ, है ना, ये लो। तो यहां से जैसे ही ब्लास्ट होगा उसको ऐसे ऐसे कलर दिख निकलेंगे इसके, ब्लास्ट हो गया, देखो ये, है ना। तो तुम लोग देखोगे कि उसको ये लाइट तो पहले दिख जाएगी, प्रकाश तो पहले दिख जाता है, तुम्हें पता है, लाइट तो पहले दिख जाती है कि हाँ बम पहले फूट गया। लेकिन उसका जो साउंड है, उसकी जो साउंड है, साउंड बोले तो ध्वनि लाइट से काफी धीरे धीरे आती है, स्लो आती है, बाद में आती है। लाइट पहले दिख जाती है लेकिन उसको साउंड, है ना, साउंड जो सुनता है बम का, वो काफी टाइम के बाद में सुनाई देता है, मतलब कुछ टाइम लगता है, 1 सेकेंड, कुछ टाइम लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि लाइट तो पहले दिख गई, मतलब लाइट की स्पीड तो ज्यादा होती है, लाइट की स्पीड तो ज्यादा होती है। लाइट लगभग बेटा जी 3 लाख किलोमीटर ना, 10 की पावर 5 किलोमीटर
पर सेकंड इस गति से गति करता है, 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड गति करता है। लेकिन बेचारे को ध्वनि काफी लॉन्ग टाइम के बाद सुनाई, और ये ध्वनि है ये लगभग 392 किलोमीटर प्रति सेकंड से गति करती है। देखो कितनी कम है, इसलिए काफी लॉन्ग टाइम के बाद में आप लोगों को स्पीड सुनाई देती है। हाँ, 392 किलोमीटर नहीं, मीटर है ना, ध्यान रखना। इतने सेकंड के बाद में अपन लोगों को ये सुनाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि काफी स्लो स्लो चलती है, धीरे धीरे चलती है, और लाइट जो है वो काफी तेज चलती है, काफी तेज चलती है। इसका मतलब ये है कि ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि को, साउंड को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। अगर यहां पे एयर है, यहां पे एयर, तो उसको साउंड सुनाई देगा। एयर नहीं है तो बेटा जी उसको साउंड नहीं सुनाई देगा। हाँ, अब मैं बोल रहा हूं, अगर आप मेरे बगल में बैठे होते तो आपको मेरी साउंड सुनाई देता। क्यों सुनाई देता? क्योंकि यहां पे एयर है, और साउंड को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ना, ध्यान रखना। जो ध्वनि है ना, ध्वनि, वो ध्वनि बेटा जी गैसों में कम चलती है, गैस के बजाय लिक्विड में थोड़ी तेज चलती है, और सॉलिड में तो पूछो ही मत, सॉलिड में सबसे ज्यादा तेज चलती है ध्वनि, साउंड। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार मैं आपको एक बात बता रहा हूं बेटा जी, नंबर तीसरा पॉइंट जो मेरे को बताना था, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। चाहे एयर हो, चाहे गैस हो, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी ना हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे सीधी गति करती रहती हैं। है ये नहीं है? इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अच्छा इंग्लिश में लिख सकते हो क्या तुम लोग? हाँ, लिख सकते हो क्या? फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देयर आर नो रिक्वायर्ड एनी टाइप्स ऑफ द मीडियम। किसी भी टाइप की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। एंड इफ वी according to this point we also explained that electromagnetic waves are also move in the vacuum area, यानी कि वैक्यूम एरिया में भी गति कर सकती हैं, निर्वात क्षेत्र में भी गति कर सकती हैं। मतलब जहां निर्वात का मतलब है निर प्लस वात, मतलब जहां पे वात भी ना हो, वायु भी ना हो, एयर भी ना हो, है ना। जहां पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है बोले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यानी निर्वात क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना, तरंगे लिखेंगे अपने, तरंगे निर्वात क्षेत्र में भी गति करती है। करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल करती है। इन द वैक्यूम एरिया, कोई एरिया कुछ प्रेजेंट ना हो, गैस ना हो, लिक्विड ना हो, सॉलिड ना हो, वैक्यूम क्षेत्र में भी गति करती है ना। पांचवा पॉइंट स्टार लगा देना। मैं आप लोगों को मैंने बताया था भी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं बेटा जी, वो विद्युत क्षेत्र के द्वारा और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इफेक्टेड होती हैं। पढ़ा था आपने भी? बिल्कुल पढ़ लिया था। विद्युत क्षेत्र द्वारा और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। अब कैसी होती हैं थोड़ा ध्यान दीजिए सामने, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पे, चलो मैं पहले फिर बाद में बताऊंगा आप लोगों को। विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक दूसरे के लंबवत होती हैं।
लंबवत का मतलब है परपेंडिकुलर। इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर ऑफ द बोथ फील्ड। इन दोनों क्षेत्र की अगर अपने बात करें ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे गति करेंगे। 90 डिग्री कैसे? देखो जैसे ये लो, मैं बना रहा हूं आपके सामने, मान लो ये देखिए, ये लीजिए, ठीक है, हाँ ये लीजिए, ये अपने बना लेते हैं। ये कोई लाइन खींची है मैंने, तो उसको मैं थोड़ा डार्क बना लेता हूं। ये लीजिए, ठीक है जी, ये लाइन खींची है। अच्छा, अब मैं जो रेड कलर से दिखा रहा हूं, रेड कलर से, है ना, ये है बेटा जी, जब किसी सोर्स के लिए मैंने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, विद्युत क्षेत्र, है ना, विद्युत क्षेत्र ये लगा दिया, तो विद्युत क्षेत्र में बेटा जी ये जो किरणें है ना, ये जो तरंगे ये ऐसे गति करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, जस्ट लाइक दिस, ऐसे गति कर रही है, ऐसे, क्लियर है, ऊपर नीचे, जस्ट लाइक दिस, ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं, देखो लाइक दिस, इस प्रकार से ऐसे, इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे गति कर रही है, ऐसे ऐसे जा रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे चल रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चल रहा हूं, ऐसे ऐसे। ये किसकी प्रेजेंस में है? दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हटाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हटाओ। अच्छा देखो, पहले क्या लगाया? पहले कोई किरण थी बेटा, है ना, ये लो मैं बढ़ा देता हूं यहाँ, तो कंफ्यूज ना हो। ये लीजिए, ये हम लोगों की किरण है, तो पहले बिल्कुल सीधी जा रही थी किरण, ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं थी उसको, है ना, ऐसे जा रही थी। लेकिन अब कैसे जाने लगी? ऐसे जाने लगी। ये लो, किसकी प्रेजेंस में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया मैंने, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया। लेकिन अब जब मैं इस विद्युत क्षेत्र को लगा देता हूं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होने लग गया? कुछ ऐसा होने लग गया, ऐसे चलने लगी किरणें, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो, ये लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देते हैं अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? अब फिर से ऐसे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, नो एनी फील्ड, कोई क्षेत्र नहीं। लेकिन अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब बेटा जी देखिए जरा सामने, ये लीजिए, अब हम क्या कर रहे हैं? अब बनाते इसको ग्रीन से, ठीक है ना, हाँ ये लो, अब मैंने लगा दिया बेटा जी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं अप्लाई कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, है ना, चलो यहां लिख देते हैं, अपने यहां लिख देंगे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया मैंने। पहले तो विद्युत क्षेत्र में ऐसे गति कर रही थी, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे गति कर रही थी। लेकिन अब मैंने लगा दिया विद्युत क्षेत्र, अब वो यूं गति नहीं करेंगी, अब वो यूं गति करेंगी, ऐसे ऐसे, जैसे सांप चलता ना, सांप ऐसे, है ना, सांप ऐसे थोड़ा चलता है यार, हाँ सांप ऐसे चलता है ऐसे। अब ऐसे लंबवत ऐसे ऐसे गति करेंगे, ऐसे स्पार्ट, तो मैं उसको दिखा रहा हूं, ये लो, है ना, ये इस प्रकार से दिखा रहा हूं, ये लो ऐसे। अब वो ऐसे गति नहीं कर रही बेटा, ऐसे गति नहीं कर रही। ये जो लाइन है, ये इस प्रकार से लाइन है, ऐसे ध्यान रखना, समझना। जैसे एक रस्सी लेते हैं अपने, रस्सी, है ना, रस्सी ले, रस्सी को पहले अपने यूं ऐसे से हिलाएं, ऐसे ऐसे से हिलाएं, ऐसे, तो रस्सी कैसे जाएगी? ऐसे रहेगी कि नहीं आएगी?
ऐसे से आएगी कि नहीं आएगी? तो वो मान लीजिए वो है हमारा विद्युत क्षेत्र की प्रेजेंस में, विद्युत क्षेत्र की प्रेजेंस में गति ऐसी होगी। अच्छा, तुमने अब क्या कर लिया, अब तुमने यूं ऐसे से हिलाया, ऐसा इस प्रकार से, तो वो रस्सी कैसे गति करे, ऐसे गति करेगी। अरे बोलो यार, है या नहीं? इस प्रकार से। तो वो प्रेजेंस है हमारी कौन सी? ये प्रेजेंस है बेटा जी मैग्नेटिक फील्ड। पहले ऐसे गति कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखो चेंज ही होगी, वो उनका नेचर ही बदल गया, इफेक्टेड होगी, है नहीं? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा जी, अगर मैं निचोड़ निकालूं, निचोड़, है ना, निचोड़ निकालने अगर अपने बेटा, तो निचोड़ क्या निकलेगा, निचोड़ क्या निकलेगा भी? अगर प्रेजेंस है बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में गति ऐसे कर रही थी कि नहीं कर रही थी? अरे बोलो यार, गति ऐसे कर रही थी। यह है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ चुंबकीय क्षेत्र में गति कैसे कर रही थी? चुंबकीय क्षेत्र में गति ऐसे कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही है? यूं ऐसे, सॉरी, देखिएगा जरा सामने, इस प्रकार से गति कर रही है, इस प्रकार से। क्लियर है? थोड़ा बनाते हैं बढ़िया, लीजिए यूं ऐसे, इस प्रकार से गति करती हैं। ये किसकी प्रेजेंस में है? ये बेटा जी है चुंबकीय क्षेत्र की प्रेजेंस में, चुंबकीय क्षेत्र की प्रेजेंस में। इसका मतलब क्या है? वो ऐसे से चल रहा था, ऐसे से, ये चल रहा है ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। यही तो बात लिखाई थी मैंने, हाँ, ये तो बात लिखाई थी मैंने, कहा देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होती हैं? एक दूसरे के लंबवत होती हैं। देखो लाइक दिस, अभी दोनों फील्ड लगाए मैंने, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तो एक दूसरे के लंबवत चलती हैं ऐसे, इस प्रकार से। इन दोनों ग्राफ को एक साथ दिखाया है हमने, इसलिए कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे आर आल्सो इफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कल को प्रश्न छोटा सा आ सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं लिखो, विशेषताएं। तो तुम लोग ये ग्राफ के साथ में ये विशेषताएं से आप लोग बता सकते हो बेटा जी कि मैक्सवेल ने विकिरणों को बताया कि विकिरणें इसके रूप में गति करती हैं, ये इन दोनों की वजह से प्रभावित होती हैं, इनको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती सॉरी, तरंगें जो है ये निर्वात क्षेत्र में भी गमन करती हैं, गति करती हैं, एंड दे आर आल्सो इफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड, इनकी वजह से प्रभावित होती हैं। बोल तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की प्रेजेंस में ये एक दूसरे के क्या होती हैं बेटा जी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। दोनों को एक साथ बताऊं तो दोनों को उस प्रकार से अपने शो कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो आज हम लोगों ने केवल डिस्कस क्या किया है? आज हमने पढ़ा है केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में होती क्या है। इसके अलावा हम लोगों ने थॉमसन के परमाणु मॉडल को भी डिस्कस कर लिया हमने, है ना। इसकी अगली क्लास के अंदर हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों से रिलेटेड कई अहम बातें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। कई सारे डेफिनेशंस आएंगी हमारी, उन डेफिनेशंस पे क्वेश्चंस कैसे आएगा वो क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेटा जी अगली क्लास के अंतर्गत आप लोग आना मत भूलना, देखना मत भूलना, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो अगली क्लास में हम लोग कई चीजें जो है वैसे न्यूमेरिकल्स की शुरुआत हो जाएगी हमारी अगली क्लास में से। तो वहां से हम लोगों को डिस्कस करना शुरू हो जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे लिए बनते हैं। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास के अंतर्गत। और कल की क्लास में जो न्यूमेरिकल्स आएगा तो वो बेटा जी न्यूमेरिकल्स को थोड़ा ध्यान देना आप लोगों ने, है ना। और जो नहीं आए हैं तो उनको भी जरूर लेकर के आना। तो आज के लिए इतना ही, सभा को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।